जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास शुरू किया था, उसका आज ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में समझने वाले हैं। यदि आपने हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के हमारे सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम 151 से 175 क्वेश्चन तक बिल्कुल थ्योरी में समझने वाले हैं। हमने 1000 क्वेश्चन की सिलेक्शन सीरीज चालू किया है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूज़फुल रहने वाला है। और आज के हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य और दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में डिटेल में क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सिलेक्शन सीरीज की आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा था। इसको जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थीं। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। आइए थ्योरी में समझ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक तथा एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेनस्वांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है, जो कि 4वीं शताब्दी में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आइए थ्योरी के समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के चौथे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणावादक भी था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का महानतम शासक और एक अच्छा वीणावादक के रूप में भी जाना जाता था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था।
तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है कि समुद्रगुप्त वीणा वादन भी करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग दोस्तों 200 वर्षों तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर 3 लोगों ने लड़ाइयाँ की थीं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने, लेकिन अंत में सफलता गुर्जर प्रतिहार के शासकों को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। डिटेल में समझ लेते हैं। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध राज्य में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे श्रीगुप्त। लेकिन यदि क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछ दे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम को टिक कीजिएगा। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना और बिहार राज्य की राजधानी है, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य हासिल कर लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी यात्री इतिसंग ने कहाँ पर 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति में हमारे चीनी यात्री इतिसंग ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। चीनी बौद्ध यात्री इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाहियान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान का भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में भी जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजपूत। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी को भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से भी जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूतों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। यानी कि हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये सभी हमारे राजपूत शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। तो यहाँ से हमारा गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें हमारे चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी दोस्तों अच्छी लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साला भोग। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, वहीं वेल्लन वगई गैर ब्राह्मणों और किसानों को दी गई भूमि थी। पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये भी किसी न किसी रूप में क्वेश्चन के माध्यम से पूछे गए हैं। इनको मैंने क्वेश्चन को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में करा दिया है, तो आप इनको भी नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का शासन था। संगमकालीन प्रमुख रचनाएं हैं शिलप्पाधिकारम, तुलक्कापियम, इत्थु थोके आदि मारे। ये संगमकालीन की प्रमुख रचनाएं हैं और संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल वंश। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, कोरकई और सालियूर आदि थे। यदि आपसे पूछे कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना विजयालय चोल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिम चालुक्य के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ करा दिया है। जैसे कि यदि पूछे होयसल वंश की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर होगा द्वार समुद्र, और होयसल वंश की स्थापना की बात किया जाए तो विष्णुवर्धन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस राजवंश से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चालुक्य वंश। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य और विनयादित्य। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन वंश 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव वंश। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता है। यानी कि पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु के द्वारा की गई थी और श्री विष्णु को अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। यदि आपसे पूछे कि नरसिंहवर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे, तो इसका आंसर होगा पल्लव वंश। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका आंसर होगा पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा श्री विष्णु किस वंश के संस्थापक थे? जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, राजा श्री विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता है। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम
जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है वह थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर और पांडव। पांडव राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है और पांडवों की राजधानी का नाम मदुरै है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो कि हमारे पल्लव वंश के शासक थे, ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्युल्लास प्रहसन तथा भगवद्गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में कई नाटक भी लिखे। दोस्तों शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सही है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करिकाल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर एवं तंजावुर बनी। संगमकालीन 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने मरणी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। कारिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तन नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाग था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल। यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र चोल जो कि हमारा चोल वंश का शासक था, इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था, और भारत के इतिहास में केवल चोल वंशी है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल तृतीय। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। यदि आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने पीडीएफ में ऐड करा दिया है, और आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।